हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस सेशन में आप लोगों के डिमांड और बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद फाइनली हम आपके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग से जुड़े टॉपिक्स जैसे कि कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स और उसके प्रोसेस के बारे में। थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन पहले हम कवर कर लेंगे, जिससे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है या डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इसी टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको इसके बारे में एक आइडिया भी मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा पिछला सेशन था गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रैक्टिस सेट 1 का, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस को ही कवर किया था, गाइडेंस के हर एक एस्पेक्ट को कवर किया था। अगर आपने हमारा पिछला सेशन मिस कर दिया है तो सामने आ रहे आई बटन पे जो लिंक है उसको क्लिक करके आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हो, स्टेज टू एक्सीलेंस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो पसंद आता है तो एंड में लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग। में हमारा पहला टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। मीनिंग ऑफ काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग का जो मतलब है उसको हम जानने की पहले कोशिश करेंगे। काउंसलिंग इज द इंटीमेट एंड वाइटल पार्ट ऑफ एंटायर गाइडेंस। काउंसलिंग एक्चुअली एंटायर जो गाइडेंस का कंसेप्ट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो जब हम गाइडेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम काउंसलिंग को इंक्लूड ना करें। It is a relationship in which one person endeavors to help another to understand and solve his adjustment problems। ये एक टाइप का रिलेशनशिप है, मतलब काउंसलिंग जो है एक टाइप का साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की मदद करने की कोशिश करता है, उसके परेशानी को समझने और ख़त्म करने यानी सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब ये जो काउंसलिंग है ये दो लोगों को इन्वॉल्व करता है, एक पर्सन जो काउंसलिंग कर रहा है और दूसरा जिसकी काउंसलिंग हो रही है। तो जो पर्सन काउंसलिंग कर रहा है उसको हम काउंसलर कहते हैं, और जिस पर्सन की काउंसलिंग हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, काउंसिली। और समटाइम्स हम उनको क्या कहते हैं, क्लाइंट भी कहते हैं। इसीलिए जो काउंसलिंग है इसका कंसेप्ट जो है वो 2 वे प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि इसमें दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। गॉट इट। तो हमारी सोसाइटी जितनी पुरानी है, काउंसलिंग भी हमारी सोसाइटी का उतना ही पुराना हिस्सा है। हम हर रोज़ अपनी डेली लाइफ में काउंसलिंग को ढूंढ सकते हैं हर एक लेवल में। फॉर एग्जांपल जैसे कि फैमिली सेटअप, जहाँ पर बड़े बूढ़े जो होते हैं वो मिलकर अपने घर में जो भी परेशानी है या प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बातचीत करके। पेरेंट्स अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उन्हें अच्छा या बुरा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे चीज़ों के बारे में बताते हैं, उन्हें गाइड करने की कोशिश करते हैं। और फिर डॉक्टर्स हैं, वो अपने पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, उनके बीमारियों के बारे में उनको बताते हैं। लॉयर्स है, वो अपने क्लाइंट्स की काउंसलिंग करते हैं, जहाँ पर वो अपने क्लाइंट्स को सारे इन्फॉर्मेशन बताती है उनके केसेस से रिलेटेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो हम इंक्लूड करना भूल ही नहीं सकते, वो है टीचर। टीचर अपने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करता है। अगर कोई स्टूडेंट है किसी टाइप का प्रॉब्लम जो है अगर वो फेस कर रहा है, तो एक टीचर या फिर एक काउंसलर जो है स्कूल का, वो उसको मदद करने की कोशिश कर सकता है। आप ये नोटिस करोगे आज के डेट पे मैक्सिमम स्कूल्स जो होती है वो एक काउंसलर जो है अपॉइंट करता है, जो कि बच्चों की काउंसलिंग कर सके। अंडरस्टूड। तो इसी तरह से क्या होता है, हम अपने आसपास में, हम अपने सोसाइटी में हर एक लेवल में जो काउंसलिंग है उसको हम देख सकते हैं। अब जो काउंसलिंग है इससे रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस है। लोगों को ऐसा लगता है ये जो काउंसलिंग करवाता है ना जो पर्सन, वो बीमार पर्सन ही करवा सकता है, या फिर मेंटली किसी का अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम, बैलेंस प्रॉपर नहीं है, मेंटल बैलेंस, तो वो ही पर्सन करवा सकता है। तो आपका ये जो मिसकंसेप्शन है इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए। काउंसलिंग जो है वो हर एक इंसान को ज़रूरत पड़ सकती है, हर एक नॉर्मल पर्सन को ज़रूरत पड़ सकती है अगर उसको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है। क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है, हम अपने प्रॉब्लम को किसी और के साथ में डिस्कस करते हैं और सामने वाला पर्सन हमारी मदद करता है ताकि हम अपने प्रॉब्लम को पहचान सके, समझ सके और उसको सॉल्व कर सके। इसीलिए नेक्स्ट टाइम से अगर कोई पर्सन ऐसा सोचे कि काउंसलिंग जो है वो किसी बीमार पर्सन के लिए ही होता है, तो इस बार को आप ध्यान में रखना, उसका ये जो भी मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर ज़रूर कर देना कि काउंसलिंग की जो ज़रूरत है वो उस पर्सन को पड़ती है जिसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और वो अकेले उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या फिर एक प्रॉपर वे नहीं निकाल पा रहा है जिसके थ्रू वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। होती है दो लोगों के बीच में, इसमें जो काउंसलर और काउंसलर क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या देखा जाता है वो ये है, जो काउंसलर है वो काउंसली का ये डिस्कस करता है कि एक्चुअली में वो पर्सन है कौन, हु ही रियली इज़। ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान क्या है, इसके बारे में पहले जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है काउंसलिंग में। दूसरी चीज़ क्या देखी जाती है, वॉट ही हैज़ एंड डज नॉट,
क्या उस पर्सन के पास है और क्या नहीं है, जिसके वजह से उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट एक और चीज़ क्या देखी जाती है, व्हाट ही कैन डू ईजिली, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा रास्ता जो है वो ईजिली ले सकता है, या कौन सा स्टेप है, या कौन सा टेक्निक है जो ईजिली अप्लाई कर सकता है, फिर उस चीज़ को देखा जाता है। फिर क्या देखा जाता है, व्हाट ही कैन डू विथ डिफ़िकल्टी, अगर समझो जो वो इजीली कर सकता है उससे भी उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसा कौन सा टेक्निक है या वे है जिसको वो अप्लाई करेगा या एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा जिसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है, कठिनाइयाँ आ सकती है। एंड फाइनली एक और चीज़ देखते हैं, वो है ये कि व्हाट ही कैन नॉट डू एट ऑल, क्या वो पर्सन बिल्कुल ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जब एक काउंसिलर और काउंसिली मिलते हैं तो ये 5 एस्पेक्ट्स है जो कि डिस्कशन होता है उनके बीच में, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ काउंसलिंग। डेफिनेशंस ऑफ काउंसलिंग में हमारा पहला डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी। वेबस्टर्स डिक्शनरी ने काउंसलिंग को क्या कहा है, काउंसलिंग मीन्स कंसल्टेशन, काउंसलिंग का मतलब है कंसल्ट करना, आप किसी को कंसल्ट करते हो तो उस चीज़ को हम काउंसलिंग कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज़ है म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियन, जहाँ पर आपका जो ओपिनियन है, आपके जो विचार है, आप उसको किसी और दूसरे पर्सन के साथ में इंटरचेंज करते हो, मतलब एक्सचेंज करते हो। आप अपनी प्रॉब्लम सामने वाले पर्सन को बताते हो, फिर सामने वाला आपकी प्रॉब्लम को रीड करते समझने की कोशिश करता है, फिर अपना विचार आपकी प्रॉब्लम के ऊपर देता है, अपनी ओपिनियन आपके प्रॉब्लम के ऊपर वो प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से क्या होता है, आपका जो ओपिनियन है उसका म्यूचुअली इंटरचेंज होता है, मतलब एक्सचेंज होता है। और तीसरी चीज़ है डेलिब्रेटिंग टुगेदर, मतलब साथ मिलके कुछ प्रॉब्लम को है आप डिस्कस कर रहे हो, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उसका कोई एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मायर्स। मायर्स कहते हैं कि काउंसलिंग मीन्स अ रिलेशनशिप। मायर्स के अकॉर्डिंगली काउंसलिंग क्या एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू पर्सन इन विच वन पर्सन प्रोवाइड स्पेशल असिस्टेंस टू द अदर, जिसमें एक पर्सन है ना ज़्यादा स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है दूसरे पर्सन को। तो ये जो एक पर्सन स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है दूसरे पर्सन को, उसको हम क्या कहते हैं, काउंसिलर एंड काउंसिली। ठीक है, इसीलिए जो मायर्स है उसके अकॉर्डिंगली काउंसिलिंग का जो प्रोसेस है उसमें दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें दो लोगों का एक रिलेशनशिप होता है। दस काउंसिलिंग इज अ प्रोसेस बिटवीन टू पर्सन, तो दो लोगों के बीच का प्रोसेस है। सेकेंड इज अ प्रोफेशनल जॉब ऑफ अ प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन। अभी मैंने क्या कहा था कि प्रोवाइड स्पेशल असिस्टेंस, मतलब एक पर्सन जो है वो स्पेशलाइज्ड असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब माहिरात उसने हासिल कर रखी है। इसके वजह से जो प्रोफेशनल जॉब है, काउंसलिंग प्रोफेशनल जॉब जो है वो एक ट्रेंड पर्सन का होता है। आप किसी भी पर्सन के पास जाओगे, आपकी फैमिली हो, फादर हो, मदर हो, या कोई भी एल्डर हो, तो वो पर्सन क्या होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको गाइड कर सकते हैं, पर वो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है। प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन के लिए आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है। आपका कैसा प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइप के प्रोफेशनल के पास जाते हो जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। लास्ट पॉइंट, अ प्रोसेस टू हेल्प द पर्सन इन सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। ये एक प्रोसेस है काउंसलिंग जिसमें मदद की जाती है एक इंडिविजुअल को, ताकि एक वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है इंडिपेंडेंटली बिना किसी और के ऊपर निर्भर होकर, डिपेंड होकर सॉल्व कर सके। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में। टोटल 3 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग है हमारे सामने, तो हम लोग वन बाय वन एक एक पॉइंट करके हम सारे काउंसलिंग को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ काउंसलिंग है डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग की जो थ्योरी है वो डेवलप की गई थी E.G. विलियमसन के द्वारा। तो उनके अकॉर्डिंगली डायरेक्टिव काउंसलिंग का क्या मतलब है, इन डायरेक्टिव काउंसलिंग द मेन फोकस इज ऑन द काउंसिलर। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फोकस किसकी तरफ दिया जाता है, काउंसिलर की तरफ दिया जाता है। ज़्यादा प्रोविजन जो है, ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो एक काउंसिलर को दिया जाता है। द काउंसिलर लिसन्स टू द काउंसिलीज प्रॉब्लम केयरफुली, गैदर्स इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। काउंसिलर क्या करता है, जो काउंसिली है उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनता है, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हो तो उसको गैदर करता है, मतलब इकट्ठा करता है, और फाइनली उसको एक सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है, जो टाइप है, इसको हम काउंसिलर ओरिएंटेड प्रोसीजर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो काउंसिलर है वो अपना जो एडवाइस है, जो अपना ओपिनियन है, वो एक काउंसिली को प्रोवाइड करता है। इसके वजह से इसको एक काउंसिलर ओरिएंटेड प्रोसेस भी कहा जाता है, एंड समटाइम्स इसको पर्सपेक्टिव सेंटर्ड
काउंसलिंग भी कहा जाता है या फिर पर्सपेक्टिव काउंसलिंग भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो मतलब इम्पोर्टेंस अहमियत जो है वो प्रॉब्लम को दी जाती है, ना कि इंडिविजुअल को जिसकी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर जो काउंसिलर है वो मेन लीडर जैसा काम करता है और जो काउंसिली है वो उसके अंडर काम करता है, वो उसके सारे डायरेक्शंस को फॉलो करता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसकी थ्योरी को डेवलप किया था कार्ल रॉजर्स ने ईयर 1930 से लेकर 1940 के बीच में। कार्ल रॉजर्स के अकॉर्डिंगली नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग फोकसेस ऑन द मेंबर रादर देन द काउंसलर एज अ जज एंड एडवाइजर। कार्ल रॉजर्स के अकॉर्डिंगली जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो मेंबर के ऊपर दिया जाता है, मतलब काउंसिली जो क्लाइंट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि काउंसिलर की तरफ दिया जाता है जो एज अ जज या फिर एज अ एडवाइज़र काम करता है। इसके लिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड। हेंस इट इज़ कॉल्ड क्लाइंट सेंटर्ड। मतलब जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसको हम क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग कहते हैं। ये जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है डायरेक्टिव काउंसलिंग का टोटली ऑपोजिट है, क्योंकि डायरेक्टिव में क्या होता है काउंसिलर को इंपॉर्टेंस दी जाती है और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है जो क्लाइंट है जो काउंसिली है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। दिस थियोरी बिलीव्स दैट मीन्स ऑफ सॉल्विंग अ पर्सन्स प्रॉब्लम आर प्रेजेंट विद इन द पर्सन हिमसेल्फ। इस थियोरी का ये बिलीफ है, ये मानना है कि अगर एक पर्सन को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है तो उसको खुद के अंदर ही उसका सोल्यूशन जो है उसको ढूंढने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है एक मेंबर को दी जाती है, मतलब जो पर्सन भुगत रहा है, जो एक्चुअली फेस कर रहा है प्रॉब्लम, उस पर्सन को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ काउंसलिंग है एक्लेक्टिक काउंसलिंग। एक्लेक्टिक काउंसलिंग की जो थियोरी है इसको डेवलप किया था FC थ्रोन ने। FC थ्रोन कहते हैं कि दिस काउंसलिंग इज अ कंटिन्यूएशन एंड सिंथेसिस ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये ऐसा टाइप का काउंसलिंग है जो कि कंटिन्यूएशन है डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के सिंथेसिस का। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग बोथ काउंसिलर एंड काउंसिली आर एक्टिव एंड कोऑपरेटिव। इसमें कोई भी एक दूसरे को ओवररूल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना कि डायरेक्टिव काउंसलिंग के जैसा जहाँ पर जो काउंसिल है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है और काउंसिली पैसिव होता है, नॉर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के जैसा जहाँ पर जो काउंसिली है वो एक्टिव रहता है और जो काउंसिलर है वो पैसिव रहता है। यहाँ पर जो काउंसिलर और काउंसिली है दोनों ही म्यूचुअली एक्टिव रहते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखने हैं इस टाइप में वो ये है, इनका जो चीफ एक्सपोनेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसका चीफ एक्सपोनेंट है E.G. विलियमसन। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का चीफ एक्सपोनेंट है कार्ल रॉजर्स, जिन्होंने ये थियोरी को डेवलप किया था ईयर 1930 से 1940 के बीच में। और एक्लेक्टिक काउंसलिंग का जो चीफ एक्सपोनेंट है वो है FC थ्रोन। तो ये सारे जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं इनके नेम सबको याद रखने हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग का जो एक पर्टिकुलर टेक्निक, एक रास्ता है, इसका कुछ प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो इसकी जो प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। सबसे पहले हमारा जो स्टेज 1 है वो है इनिशियल डिस्क्लोजर। इनिशियल डिस्क्लोजर में क्या होता है, इन दिस स्टेज द काउंसिलर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। द मेन एम ऑफ दिस स्टेज इज टू प्रमोट ट्रस्ट इन द क्लाइंट। तो इस स्टेज का मेन फोकस यही होता है कि जो क्लाइंट है उसके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की जाती है, और इस स्टेज का मेन एम है कि क्लाइंट का जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, उसको जीता जाए, उसको प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 2, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन। इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, इन दिस स्टेज द काउंसिलर एंड क्लाइंट ट्राई टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम फर्दर। इस स्टेज में जो सिर्फ काउंसिलर नहीं बल्कि क्लाइंट भी दोनों साथ मिलके अपने जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, हर एक एस्पेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड फाइंड इट सोल्यूशन। वो लोग हर एक प्रॉब्लम के हर एक स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, जो भी लूप्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट वो लोग इस प्रॉब्लम का क्या कर सके, सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके और इसको ख़त्म कर सके। फिर आता है स्टेज 3, जो कि स्टेज 1 और स्टेज
2 के रिजल्ट के बाद आता है। तो इस स्टेज का नाम है कमिटमेंट टू एक्शन। मतलब इस स्टेज में फाइनली क्या होता है, दिस स्टेज इज रिलेटेड टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स दैट हैव एमर्ज्ड इन द प्रीवियस 2 स्टेजेस। पहले जो पिछले 2 स्टेजेस है उनमें जो आपने गोल सेट किए हैं, आपका जो एक टारगेट है, उन सारे टारगेट्स, उन सारे गोल्स को अचीव करने की कोशिश की जाती है, एक्शन किया जाता है। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स मतलब गोल्स को पूरा करने की कोशिश करना। तो ये थे हमारे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। आई होप अब आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काउंसलिंग इज अ डैश प्रोसेस ऑफ असिस्टेंस एक्सटेंडेड बाय एन एक्सपर्ट इन एन इंडिविजुअल सिचुएशन टू अ नीडी पर्सन। काउंसलिंग एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोसेस है जिसमें एक एक्सपर्ट जो होता है, ट्रेन प्रोफेशनल, वो कोशिश करता है एक इंडिविजुअल की, जो कि एक नीडी पर्सन है, मतलब जिसको ज़रूरत है मदद की, उसको मदद करने की कोशिश करता है, अपना एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करता है उसके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के रूप में। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शंस है, ए स्पेसिफिक काउंसलिंग क्या एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, बी साइंटिफिक काउंसलिंग क्या एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो साइंटिफिक टर्म्स के ऊपर बेस्ड है, सी इंटर्नशिप मतलब काउंसलिंग सिर्फ एक प्रैक्टिस के बेसिस पे होता है, एंड डी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब हम काउंसलिंग सिर्फ खुद को समझने के लिए दूसरों की मदद करते हैं, या फिर जो काउंसलर है वो दूसरों की मदद करता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी साइंटिफिक। काउंसलिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं और अपनी ओपिनियंस जो है इंटरचेंज करते हैं, दैट मीन्स एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पर एक पर्सन अपनी प्रॉब्लम को सामने वाले पर्सन के साथ शेयर करता है। मैक्सिमम केसेस में ये जो पर्सन होता है, जो काउंसलर, ये हमेशा प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन होता है, एक एक्सपर्ट होता है जो सामने वाले का जो प्रॉब्लम है उसको सुन के उसको काउंसलिंग करता है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सो दैट वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढ सके और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसलिंग इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन। काउंसलिंग में 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स काउंसलिंग की जो एक्टिविटी है इसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, इन विच वन ऑफ देम डैश अटेम्प्ट्स टू असिस्ट। इसमें से जो पहला पर्सन है उसकी कोशिश क्या रहती है, मदद करने की कोशिश रहती है। द अदर डैश टू अटेन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, और दूसरे वाले की कोशिश रहती है मदद लेने की अपने प्रॉब्लम्स के रूप में, जो उसका प्रॉब्लम है उसके सल्यूशन के रूप में सामने वाले से वो मदद मांगता है। तो एक पर्सन मदद करता है और दूसरा पर्सन इसमें मदद लेता है। तो इन दोनों जो पर्सन है इसको हम क्या कहते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं, ए टीचर एंड स्टूडेंट्स, बी गार्डियन चिल्ड्रन, सी काउंसिलर काउंसिली एंड क्लाइंट, दैट मीन्स जो काउंसिली है उसको समटाइम्स क्लाइंट भी कहा जाता है, एंड डी डॉक्टर एंड पेशेंट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट पेयर है वो है ऑप्शन सी काउंसिलर एंड काउंसिली, जिसको हम समटाइम्स क्लाइंट भी कहते हैं। तो ये दोनों पर्सन जो इन्वॉल्व होते हैं काउंसिलिंग के प्रोसेस में, उसको हम जो मदद करने की कोशिश कर रहा है वो काउंसिलर कहलाता है, एंड जो मदद मांग रहा है जिसको मदद की ज़रूरत है उसको काउंसिली कहते हैं, एंड समटाइम्स क्लाइंट भी कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो कैसा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? तो हमारे सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल है इनमें से हमको एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग का एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। तो हमारे ऑप्शन है, ए इज़ द एबिलिटी टू सी द इनकम्प्लीट पिक्चर दैट क्लाइंट्स पेंट विद देयर वर्ड्स। जब एक काउंसिलर काउंसिली से बात कर रहा होता है काउंसिलिंग के प्रोसेस के बीच में, तो जो क्लाइंट है उसका वो जो भी कहता है वो समटाइम्स क्या होता है, अपने प्रॉब्लम को प्रॉपरली नहीं समझा पाता है, अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो काउंसिलर की जो एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या करे, वो जो क्लाइंट है उसके इनकम्प्लीट वर्ड्स को यूज़ करके उसका जो पिक्चर है उसने जो बताया है सिनेरियो, उसको वो पूरा करने की कोशिश करे। तो क्या ये वाला पॉइंट एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग है? बी इज़ द एबिलिटी टू फील एंड अंडरस्टैंड अदर्स एक्सपीरियंस एज इफ़ इट इज़ योर्स, या फिर ऐसा फील करना या समझना कि जो सामने वाला फील कर रहा है या उसको जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम उसके जगह पे होते तो शायद से हमको भी उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता, या फिर हमको भी उतना ही ज़्यादा पेन होता, हमको भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता।
सी इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डेमोन्स्ट्रेट जेन्युइन केयरिंग एंड कंसर्न फॉर क्लाइंट्स। मतलब एक एबिलिटी जिसमें जो काउंसिलर है उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेट करने की, और साथ ही में वो डेमोन्स्ट्रेट करे जेन्युइन केयरिंग। मतलब वो जब अपने क्लाइंट के साथ बैठे बात करे कुछ भी डिस्कस करे तो जितना टेंस्ड एक क्लाइंट खुद होता है अपने प्रॉब्लम को लेकर, सिमिलरली एक जो काउंसिलर है उसको भी सेम वैसे ही उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं जेन्युइनली आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए टेंस्ड हूँ, मैं भी उतना ही केयर करता हूँ आपके प्रॉब्लम के लिए। D is the ability to deal with the here and now factors that operate within the helping relationship। या फिर ऐसी एबिलिटी जिसमें जो भी फैक्टर्स है अभी जो है या फिर जो बाद में हो सकते, इन सारे फैक्टर्स के साथ डील करना, इन सारे फैक्टर्स के साथ ऑपरेट करना, सो दैट एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करे जिसमें आप सामने वाले पर्सन की मदद कर सको। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हम दूसरों के प्रॉब्लम को, एक्सपीरियंसेस को सिमिलर वे में फील करें, समझे जैसे कि वो हमारा ही प्रॉब्लम है या हमारा ही एक्सपीरियंस है, हम खुद उस जगह पे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ काउंसलिंग फॉर द इंडिविजुअल्स टू अटेन। मतलब काउंसलिंग का अल्टीमेट एम क्या है एक इंडिविजुअल को अटेन करने का। तो हमारे ऑप्शंस है इसमें, ए सेल्फ नॉलेज मतलब खुद के बारे में जानकारी, बी सेल्फ डायरेक्शन खुद को दिशा दिखाना, कौन से डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, कौन से डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए सो दैट हमारे लिए और सामने प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं हम, ऐसा हो। सी सेल्फ डिस्कवरी मतलब खुद के बारे में नया नया चीज़ें डिस्कवर करना, नए एस्पेक्ट्स को ढूंढ निकालना, खुद की न्यू टैलेंट्स को पता लगाना, खुद के स्ट्रेंथ्स को पता लगाना या खुद के वीकनेसेस का पता लगाना। एंड डी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब खुद को समझना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। काउंसलिंग का अल्टीमेट एम ये है कि जो सामने वाला पर्सन है वो खुद को अच्छी तरह से समझे। अगर वो पर्सन खुद को अच्छे से समझेगा तभी वो अपने प्रॉब्लम्स का जो है सल्यूशन निकाल पाएगा, क्योंकि हर एक पर्सन का जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन उस पर्सन के अंदर ही होता है। सामने वाला पर्सन सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, आपको एक वे बता सकता है, पर अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, जो सामने प्रॉब्लम है, जिस पर्सन को प्रॉब्लम है उसी को वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ काउंसलिंग सर्विस इज टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, फॉलो अप इज टू। अगर काउंसलिंग सर्विस का मतलब ये है कि हम खुद के बारे में जानकारी जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फॉलो अप का क्या मतलब है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए कीप इन कॉन्स्टेंट टच विथ फॉर्मर स्टूडेंट। जो हमारे स्कूल के फॉर्मर स्टूडेंट्स रह चुके हैं, मतलब जो पास आउट करके निकल चुके हैं, जिनको हम एक्स स्टूडेंट्स भी कहते हैं, उनके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहना, सो दैट हम ये फाइंड आउट कर सके कि जो सामने वाला स्टूडेंट है वो कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है या नहीं, या उसका जो पिछला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है या नहीं, उसको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या नहीं। सेकेंड, इंडिकेट व्हाट प्रोग्राम में बी इम्प्रूव्ड, या फिर ऐसा इंडिकेट करना कि कौन से प्रोग्राम्स को जो है हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सी हेल्प द स्टूडेंट्स इन अचीविंग पर्टिकुलर प्लेसमेंट ही डिज़ायर्स, स्टूडेंट्स की मदद करना सो दैट वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के जो प्लेसमेंट्स है जहाँ पर उनको जॉब करना है या कोई भी कंपनी ज्वाइन करनी है वो सब उनको मिले उनके पैशन के अकॉर्डिंगली, उनके विश के अकॉर्डिंगली। डी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क, या फिर जो काम की दुनिया है उसको अच्छी तरह से समझना। तो यहाँ पर हमारा आंसर है करेक्ट ए, मतलब अपने जो फॉर्मर स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जो पास आउट करके जा चुके हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में उनके साथ मैक्सिमम टाइम क्या कोशिश करनी चाहिए, उनके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट हम उनके प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर उनको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा तो हम उनकी हेल्प कर पाएँ इसके लिए। तो फॉलो अप का मीनिंग है कॉन्स्टेंटली टच में रहना। यहाँ पर तो मैंने एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में बताया है, पर ये नॉर्मली दूसरे केसेस में भी होगा। अगर क्लाइंट है आपके पास में या पेशेंट है आपके पास में तो उनके साथ भी टच में रहना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट उनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम उनको वापस से फेस करना पड़ता है अपने फ्यूचर में तो आप उनकी मदद कर सको, उनकी फिर से गाइडेंस दे सको, उनको फिर से काउंसलिंग कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। अब इनमें से जो ऑप्शंस है कौन सा काउंसलिंग का प्रिंसिपल नहीं है, मतलब काउंसलिंग किसके सिद्धांतों पे नहीं चलता है, काउंसलिंग के सिद्धांत कौन सा नहीं है। ऑप्शंस है, ए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो काउंसलिंग होता है इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं क्या सिर्फ चुपचाप बैठे रहते हैं, बिल्कुल नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं, अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आप जब अपनी फीलिंग्स जो है, अपनी ओपिनियन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, बात करते हो या फिर सुनते हो एक दूसरे को,
राइट जहाँ पर एक पर्सन बोलता है तो दूसरा पर्सन जो है एक्टिवली सुनता है, या फिर जब दूसरा पर्सन बोलता है तो सामने वाला पर्सन जो फर्स्ट पर्सन है वो एक्टिवली सुनता है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो गया। बी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, काउंसलिंग जो होती है वो ग्रुप में नहीं होती है गाइडेंस के जैसा, काउंसलिंग हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ ही होती है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, जहाँ पर सिर्फ एक पर्सन एक इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है काउंसलिंग में। सी प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी का मीनिंग अभी जस्ट मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ पर काउंसलर की कोशिश ये रहती है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके एक्सपीरियंसेस को समझे, उसके प्रॉब्लम्स को फील करे, उसके पेन को फील करे एज इफ जैसे कि वो उसका ही प्रॉब्लम है। ठीक है, काउंसलर को इस तरह से सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना है जैसे कि काउंसलर खुद उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, सो दैट वो उस चीज़ का बेस्ट वे में सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट, मतलब आपको सामने वाले पर्सन को जज करना है, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज़्यादा है, इस टाइप का जो है आपको एक ओपिनियन पास ऑन करना है। तो यहाँ पर हम जब डिस्कशन कर रहे थे सारे प्रिंसिपल के बारे में, हर एक प्रिंसिपल जो है वो आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है, एक्सेप्ट हमारा ऑप्शन डी जो कि एक नेगेटिव चीज़ों के बारे में बता रहा है कि हमको जज करना है सामने वाले को। तो काउंसिलर जो होता है उस मेन एम क्या होता है, उसका मेन काम क्या होता है, सामने जो उसका काउंसिली क्लाइंट है उसकी मदद करना होता है, ना कि उसको जज करना होता है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट, जो कि काउंसिलिंग का प्रिंसिपल नहीं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्टिव काउंसलिंग वॉज डेवलप बाय, जो डायरेक्टिव काउंसलिंग का टाइप ऑफ काउंसलिंग है उसको किसने डेवलप किया था। हमारे ऑप्शंस हैं ए कार्ल रॉजर्स, बी ई जी विलियमसन, सी बी एफ स्किनर एंड डी एफ सी थ्रोन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ई जी विलियमसन। जब मैं आपको टाइप्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही थी, आपको समझा रही थी, तभी मैंने आपको क्या कहा था कि चीफ एक्सपोनेंट्स के बारे में आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस उसके बेसिस पे पूछे जा सकते हैं। तो ये था चीफ एक्सपोनेंट, मतलब जो ई जी विलियमसन है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग का चीफ एक्सपोनेंट है, मतलब इन्होंने डायरेक्टिव काउंसलिंग की जो थियोरी है उसको डेवलप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in which type of guidance the counselor is neither too active nor too passive, he just follows the middle part बिटवीन दीज टू, मतलब कौन से टाइप का गाइडेंस है जिसमें जो काउंसिलर है वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होता, वो ज़्यादा पैसिव भी नहीं होता, वो मिडिल पाथ मतलब बीच का रास्ता चुनता है, मदद करने की कोशिश करता है इन दोनों की चीज़ में, मतलब वो नॉर्मली जितना परसेंट वो एक्टिव है उतना ही परसेंट वो पैसिव भी है। तो हमारे ऑप्शंस है ए एजुकेशनल, एजुकेशनल टाइप ऑफ गाइडेंस में ऐसा होता है क्या जिसमें हम एजुकेशनल रिलेटेड जो भी है काउंसलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट को। बी वोकेशनल, जो वोकेशनल कोर्सेज से रिलेटेड होता है, वोकेशनल टॉपिक्स पे बेस्ड होता है। सी सोशल, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको फेस कर रहे हैं तो इसके लिए होता है। या फिर डी एक्लेक्टिक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक्लेक्टिक, बिकॉज जो ए बी एंड सी है ये तीनों ही टाइप ऑफ काउंसलिंग नहीं है, ओनली ऑप्शन डी जो है वो हमारा टाइप ऑफ काउंसलिंग है, क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग है, मैंने आपको पहले बताया था। एक्लेक्टिक काउंसलिंग में क्या होता है, जो काउंसलर है वो ज़्यादा फोकस अपने क्लाइंट के ऊपर भी करता है और साइमल्टेनियसली उसके प्रॉब्लम के ऊपर भी करता है, इसीलिए वो ज़्यादातर इस केस में क्या होता है ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होता है और ना ही वो ज़्यादा पैसिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट काउंसलिंग इज़ नॉट करेक्ट। सामने आ रहे जो स्टेटमेंट्स है आपके सामने, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव में सही नहीं है, मतलब उसके लिए करेक्ट नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस है ए एवरी चाइल्ड नीड्स काउंसलिंग, मतलब हर एक बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। बी काउंसलिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, काउंसलिंग जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। सी सेम काउंसलिंग प्रोसीजर इज़ नीडेड फॉर ऑल द प्यूपिल्स, हर एक बच्चे के साथ डील करने के लिए आपको सेम काउंसलिंग प्रोसीजर का जो है आपको यूज़ करना पड़ता है। एंड डी काउंसलिंग हेल्प्स द प्यूपिल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम हिमसेल्फ, काउंसलिंग की मदद से एक बच्चा जो है एक स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम को अकेले ही सॉल्व कर सकता है, खुद ही अपना हेल्प कर सकता है, दूसरों के ऊपर उसको डिपेंड होने की या निर्भर होने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एवरी चाइल्ड नीड्स काउंसलिंग, मतलब हर बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े, कोई कोई बच्चा होता है वो इतना मेंटली केपेबल होता है या फिर स्टेबल होता है कि वो अपनी मदद खुद कर सकता है, जिसके लिए उसको सामने वाले के पास काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश
पायनियर्ड बाय कार्ल रॉजर्स। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को हम किस और नाम से जानते हैं जिसको पायनियर किया गया था, दैट मीन्स डेवलप किया गया था कार्ल रॉजर्स के थ्रू। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए काउंसिलर सेंटर्ड काउंसलिंग, मतलब जहाँ पर जो काउंसिलर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। बी क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग, जो क्लाइंट होता है उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। सी पर्सपेक्टिव काउंसलिंग, क्योंकि काउंसिलर मैक्सिमम केस में क्या करता है, डायरेक्ट करता है और अपनी एडवाइस प्रोवाइड करता है। सो उसका जो आइडियोलॉजी है उसी के बेसिस पे जो काउंसिली है उसको वो फॉलो करना पड़ता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर्सपेक्टिव काउंसलिंग का मतलब ये होता है। एंड डी एक्लेक्टिक काउंसलिंग, एक्लेक्टिक काउंसलिंग टाइप ऑफ काउंसलिंग है जिसमें जो काउंसिलर है वो ज़्यादा पैसिव भी नहीं होता, ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होता। इसमें काउंसिलर और काउंसिली दोनों साथ मिलके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। तो दोनों का इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को हम क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा फोकस जो है क्लाइंट के ऊपर दिया जाता है, ना कि उसके प्रॉब्लम के ऊपर। क्योंकि कार्ल रॉजर्स का ये बिलीफ है कि एक पर्सन को अच्छी तरह से पहचानना चाहिए अपने प्रॉब्लम को, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है वो पर्सन की वो खुद ही सॉल्व कर सकता है, सामने वाला सिर्फ उसको गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, पर उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो पर्सन खुद ही अपने अंदर उसको ढूंढ सकता है। इसीलिए नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को हम क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग कहते हैं, जिसमें क्लाइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ कार्ल रॉजर्स नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। कार्ल रॉजर्स ने जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की थियोरी डेवलप की थी उसके अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसका थर्ड स्टेप है, हमको वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है ऑप्शन में, डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सबसे पहला क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम जो है उस सिचुएशन को डिफाइन करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, मतलब दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए कि जो फीलिंग्स है क्लाइंट का उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि वो अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके आपके सामने, अपने जो भी थॉट्स है उस चीज़ को वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। सी डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, इस स्टेप में क्या होता है, जो काउंसिलर है वो क्लाइंट के न्यू फीलिंग्स को कॉन्स्टेंटली सोचता है और देखता है कि क्लाइंट जो है वो क्या क्या और न्यू डेवलप कर रहा है, फीलिंग्स जो न्यू डेवलप कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है उसके प्रॉब्लम्स के बेसिस पे, उसके प्रॉब्लम्स के वजह से। डी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स, मतलब जो फीलिंग अभी जो काउंसिलर ने देखा है न्यूली डेवलप होते हुए अपने क्लाइंट के अंदर, उसको वो डिफाइन करना और पता लगाना कि जो उसका फीलिंग है वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कार्ल रॉजर्स के नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का थर्ड स्टेप है। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट। अब हम डिस्कस करेंगे कार्ल रॉजर्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए 5 स्टेप्स को जो उसने नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में इंक्लूड किया था, जिसको फॉलो करते हुए एक काउंसिलर जो है एक क्लाइंट की काउंसलिंग करता है। इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है डिफाइनिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो सबसे पहले काउंसिलर जो है वो प्रॉब्लम को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, उसको डिफाइन करता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसमें फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद काउंसिलर इस स्टेप में कोशिश करता है कि जो काउंसिली है या फिर क्लाइंट है उसको वो कंफर्टेबल फील करवाए, उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जहाँ वो फ्रीली अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, जिसके लिए वो अपना सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट करे और अपने सारे थॉट्स जो है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, सो दैट वो काउंसिलर जो है वो उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सके। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, जो कि हमारा करेक्ट आंसर था यहाँ पर, करेक्ट है यहाँ पर। तो डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, इस स्टेप में जो काउंसिलर है वो क्लाइंट के न्यू फीलिंग्स के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचता है, ज़्यादा रिसर्च करता है, सो दैट उसको जो उसका क्लाइंट है उसके आने वाले और भी जो फीलिंग्स है फ्यूचर में वो डेवलप करता है, उसको वो 1 बाय 1 क्लासीफाई करने की कोशिश करता है। तो हमारा फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कौन से चीज़ों के बेसिस पे होता है, इसीलिए हमारा फोर्थ स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स। इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स होता है, जहाँ क्लाइंट अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस करता है। इस स्टेप में काउंसिलर अपने क्लाइंट की फीलिंग को क्लासीफाई करता है, कौन सा नेगेटिव है और कौन सा
पॉजिटिव है, ऐसा वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। इसके बाद फाइनली आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन का मतलब है इस स्टेप में क्या होता है, जो काउंसलिंग का सेशन है वो ख़त्म हो जाता है। काउंसलिंग का जो सेशन किस तरह से ख़त्म होता है, इस सेशन में सबसे पहले फाइनली काउंसलर जो है वो पहले हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता है जो कि उसके क्लाइंट ने उसको प्रोवाइड किया था। अब ये सब उसको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला था, जो उसने ये जो पिछला स्टेप्स हम लोगों ने किया था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में उसने जो भी डेटा जो है रिकॉर्ड किया था, वो सारे चीज़ों के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन तैयार करता है और फिर अपने क्लाइंट को उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बेसिस पे इस स्टेप के एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बाद काउंसलर और क्लाइंट जो है या फिर काउंसिली जिसको हम कहते हैं, इस सेशन को टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। अंडरस्टूड। तो इसके बाद इस एक्सप्लेनेशन के बाद आई होप आपको इजीली यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे समझ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप स्टेप्स को जो है पढ़ो तो ध्यान ज़रूर देना कि कौन सा स्टेप फर्स्ट है, कौन सेकेंड है, उसका क्या ऑर्डर चल रहा है, क्योंकि आपको उसके ऑर्डर के बेसिस में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग, फॉलोअप। दीज एसेंशियल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ काउंसलिंग। सामने दिए गए जो आपको काउंसलिंग के जो स्टेप्स है, ये कौन से टाइप ऑफ काउंसलिंग का स्टेप्स है वो हमको पता लगाना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर उस चीज़ को बताना है। तो हमारे ऑप्शंस है यहाँ पर, ए एक्लेक्टिक टाइप में है, बी डायरेक्टिव टाइप में है, सी नॉन डायरेक्टिव टाइप में है, या फिर डी क्लाइंट सेंटर्ड टाइप में है। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, पहले ये जो स्टेप्स है इसको डिटेल्स में थोड़ा सा जान लेंगे, सो दैट हम उसके बाद में आइडेंटिफाई करें कि हम कौन से टाइप के काउंसलिंग में इसको प्लेस कर सकते हैं, कौन से टाइप का काउंसलिंग का ये स्टेप है। तो जो एनालिसिस है इसमें क्या होता है, इस स्टेप में जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है वेरियस सोर्सेज से, जिससे क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद आता है सिंथेसिस, जो कि सेकेंड स्टेप है। इस लेवल में जो कलेक्टेड डेटा है उसको इंटरप्रेट किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है एक बेटर वे में समझने के लिए। थर्ड स्टेप है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है, इस केस में जो क्लाइंट है उसके प्रॉब्लम की हर एक वजह क्या है, क्या रीज़न की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्या कॉज है, उसको डिटेक्ट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम के रीज़न को डायग्नोसिस किया जाता है। फिर आता है हमारा फोर्थ स्टेप, दैट इज़ प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में क्या होता है, अब तो हम लोग ने डेटा कलेक्शन कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने उसको अच्छे से इंटरप्रेट किया, उसको ऑर्गेनाइज भी किया, और फिर हम लोगों ने जो प्रॉब्लम है उसका क्या रीज़न है उसको भी हमने डिटेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम का फ्यूचर डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा प्रोग्नोसिस में। फिर आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ काउंसलिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, काउंसलिंग। फाइनली 4 स्टेप्स जहाँ पर हम लोगों ने प्रॉब्लम को एनालाइज किया, सिंथेसाइज किया, डायग्नोस किया और प्रोग्नोस किया, उसके बाद काउंसलिंग किया जाता है, वेयर काउंसलर ट्राइज टू एक्सप्लेन द काउंसिली अबाउट द प्रॉब्लम। जहाँ पर काउंसलर की कोशिश ये रहती है कि उसका जो क्लाइंट है, उसका जो काउंसिली है, उसको वो उसके प्रॉब्लम के बारे में समझा सके, उसको बताए, और उसको वेज और टेक्निक्स प्रोवाइड करे जहाँ से वो अप्लाई करके अपना ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, अपना जो प्रॉब्लम है उसके साथ में वो एडजस्टमेंट कर सके और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। फिर आता है सबसे लास्ट स्टेप, दैट इज़ फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होता है, इसके बाद आता है फाइनल। इसमें जहाँ पर जो काउंसलर है वो क्या करता है, अपने क्लाइंट के साथ कॉन्स्टेंटली चेक करते रहता है कि उसने जो उसको वे बताया था या टेक्निक बताया था उसको उसने फॉलो किया है या नहीं, उसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है या नहीं, या अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो फ्यूचर में उसको कोई और प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली फॉलोअप उसके ऊपर लगाते रहता है। हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने किस किस स्टेप्स को डिस्कस किया था, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के लिए। तो इन जो ऑप्शंस है इसमें से जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ये तो कैंसिल हो गया। अब बचता है एक्लेक्टिक, डायरेक्टिव एंड क्लाइंट सेंटर्ड। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसमें क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसके वजह से जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसको क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहा जाता है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, ये दोनों के टाइप नहीं है, ये जो सामने टाइप आपको प्रोवाइड किया गया है या स्टेप प्रोवाइड किया गया है। बचता है ए एंड बी। एक्लेक्टिक में क्या होता है, जो काउंसिलर है वो ज़्यादा पैसिव भी नहीं होता है, ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होता है, दोनों काउंसिलर
काउंसलर और काउंसलिस्ट साथ में मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्लेक्टिक भी नहीं है, बचता है यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, दैट मीन्स डायरेक्टिव। तो ये सामने जो आपको स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं ये हम यूज़ करते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग में, जो कि हम समटाइम्स कहते हैं काउंसिलर सेंटर्ड काउंसलिंग। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। आपके सामने कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन का पेयर है जो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहा है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग का। तो हमारे ऑप्शंस है ए इनिशियल डिस्क्लोजर, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन एंड कमिटमेंट इन एक्शन, B. Giving information, advice and suggestion. C. Directive, non-directive and eclectic. D. Teaching, guiding and counseling. तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड एक्लेक्टिक। हमारे पिछले लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन हमने अभी किए 8, 9, 10, 11 हो गया, तो इन सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने कंटिन्यूसली फोकस किस पे किया था, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में किया था। और अगर आपको याद दिला दूँ मैं, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है डायरेक्टिव, फिर आता है नॉन डायरेक्टिव, फिर आता है एक्लेक्टिक। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो था प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, ऑप्शन जो बी है वो था टेक्निक ऑफ काउंसलिंग। हम काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें को इन्वॉल्व करते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, वो। तो ऑप्शन सी जो था वो एक्चुअली करेक्ट कॉम्बिनेशन है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग का। एंड जो ऑप्शन डी है टीचिंग, गाइडिंग एंड काउंसलिंग, ये तो कुछ एस्पेक्ट्स है, कुछ टर्म्स है बस। अंडरस्टूड। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट कॉम्बिनेशन है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग 1930 E.G. विलियमसन 1900 to 1979 developed what is considered to be the first comprehensive theory of counseling known as। E.G. विलियमसन ने 1930 ईयर में कौन सी थियोरी को डेवलप की थी कॉम्प्रिहेंसिव काउंसलिंग के नाम पे। तो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ए एक्लेक्टिक काउंसलिंग, बी डायरेक्टिव काउंसलिंग, सी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड डी गाइडेंस। तो मैंने जब आपको चीफ एक्सपोनेंट्स एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में बता रही थी, आपको क्यों याद रखने बोला था, देखिए हमने यहाँ पर ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो चीफ एक्सपोनेंट के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर E.G. विलियमसन ने कौन सा डेवलप किया था थियोरी, वेरी ऑब्वियस आंसर ऑप्शन बी डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो हमको इसीलिए ये चीफ एक्सपोनेंट्स जो है वो याद रखना चाहिए, क्योंकि एक्लेक्टिक काउंसलिंग जो है इसको FC थ्रॉन ने डायरेक्ट किया था, डेवलप किया था। ऑप्शन सी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को कार्ल रॉजर्स ने डेवलप किया था। और डी गाइडेंस जो है एक नॉर्मल टर्म है। डायरेक्टिव काउंसलिंग का जो कंसेप्ट है वो E.G. विलियमसन ने डेवलप किया था। अब देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन, फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्लेक्टिक काउंसलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्लेक्टिक काउंसलिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा इसमें से जो एस्पेक्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए स्टडी ऑफ नीड्स एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपका क्लाइंट है उसके बारे में, आप उसकी ज़रूरतों के बारे में स्टडी करना, उसके पर्सनैलिटी के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना। बी सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, मतलब अलग अलग टेक्निक्स आप कौन से यूज़ करोगे काउंसलिंग के दौरान उसको सिलेक्ट करना। सी प्रिपरेशन ऑफ काउंसलिंग, मतलब अपने काउंसलिंग की तैयारी करना। एंड डी सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द क्लाइंट एंड अदर रिलेटेड पीपल, इस पे क्या होता है, जो क्लाइंट है उसके ओपिनियन को ढूंढने की कोशिश करना, उसके ओपिनियन को सुनना, और या फिर उस क्लाइंट से रिलेटेड जो दूसरे लोग हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, उन लोगों का क्या ओपिनियन है उसको सुनना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है इलेक्टिक काउंसलिंग के लिए ऑप्शन ए स्टडी ऑफ नीड्स एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक काउंसिलर को अपने क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहला, उसकी काउंसलिंग करने से पहले उसके नीड्स, उसके पर्सनैलिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। इनमें से कौन सा है जो फर्स्ट स्टेज है काउंसलिंग के प्रोसेस का। ऑप्शन है हमारा ए इनिशियल डिस्क्लोजर। इनिशियल डिस्क्लोजर में क्या होता है, सबसे पहले जो काउंसलिंग में जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको डिफाइन करने की कोशिश की जाती है, देखते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। फिर आता है ऑप्शन बी इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन। इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स है उसको और ज़्यादा उसकी छानबीन की जाती है, उसकी ज़्यादा और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, कितना सीवियर है ये केस, ये सारी चीज़ों को इसमें ध्यान दिया जाता है। मतलब हर एक पहलू को, हर एक एस्पेक्ट में ध्यान दिया जाता है, सो दैट हम प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो अच्छे से निकाल सके, कहीं ना कहीं से हम उसको
ख़त्म कर सके। ऑप्शन सी कमिटमेंट टू एक्शन। कमिटमेंट टू एक्शन में क्या होता है, हम कोशिश करते हैं फाइनली जो हम लोगों का गोल सेट किया गया है उसको अकम्प्लिश करने का, मतलब कवर करने का, टारगेट को अपना पूरा करने का। एंड डी रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग मतलब रैपो बनाना एक पर्सन के साथ में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेज है ऑप्शन ए, इनिशियल डिस्क्लोजर। अगर आपने जब मैं प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग आपको एक्सप्लेन कर रही थी ध्यान दिया होगा तो आपको डेफिनेटली ये आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन काउंसलिंग विद अ प्यूपिल द टीचर शुड। जब हम एक बच्चे की काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है हमारे, प्लान टू डू मोस्ट ऑफ द टीचिंग, मतलब काउंसलिंग के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आप टीचिंग करा लो, उसको कुछ चीज़ पढ़ा लो, सिखा लो। बी रेफरेन फ्रॉम गिविंग हिम इंफॉर्मेशन, मतलब उसको कोई भी टाइप का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से दूर रखिए, वंचित रखना उसको। सी एस्टेब्लिश रैपो विद द प्यूपिल, या फिर कोशिश करें कि आप जो प्यूपिल है उसके साथ एक अच्छा रैपो बिल्डअप करें, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करें, सो दैट वो आपको ट्रस्ट करने लगे, आपके ऊपर भरोसा करे और अपने प्रॉब्लम्स को बेझिझक आपके साथ शेयर करे। डी एस्टेब्लिश न्यूमरस एक्सपेंसिव टेक्निक्स, या फिर ऐसे टेक्निक्स का आप यूज़ करना जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हो नेचर में। तो एज अ टीचर जब आप एक काउंसलिंग कर रहे हो किसी एक बच्चे की तो आपको क्या ध्यान में रखना है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एस्टेब्लिश रैपो विद द प्यूपिल। अगर आप अपने स्टूडेंट के साथ, अपने बच्चे के साथ एक रैपो बिल्डअप करोगे, उसको एक ट्रस्ट वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा, भरोसा करेगा और अपने प्रॉब्लम्स को आपके साथ बेझिझक शेयर करेगा, उसको कोई डर नहीं होगा, अपनी फीलिंग्स को वो फ्रीली शेयर कर पाएगा। तो इस बात को एज अ टीचर हर किसी को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इवन इफ़ आप एक ट्रेंड प्रोफेशनल काउंसिलर नहीं हो, क्योंकि लाइफ में बहुत बार ऐसा हो सकता है आप दूसरे सब्जेक्ट के टीचर हो पर फिर भी आपको किसी भी बच्चे की काउंसलिंग करना पड़ सकता है या फिर उसको गाइड करना पड़ सकता है शायद से, इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। Which stage becomes emotionally stressful because client faces the inadequacy of habitual behaviors? कौन सा स्टेज एक क्लाइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेसफुल हो जाता है जिसके वजह से क्लाइंट को अपने हैबिचुअल बिहेवियर्स में इनएडिक्वेसी फील करना पड़ता है, तो ठीक है, मतलब इनकन्वीनियंस फील होता है। तो हमारे ऑप्शन है ए स्टेज 1 इनिशियल डिस्क्लोजर, जहाँ पर उसके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की जाती है। बी स्टेज 2 इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, जहाँ पर उसके जो भी प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है, हर एक पहलू को समझने की कोशिश की जाती है, हर एक एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। सी स्टेज 3 कमिटमेंट टू एक्शन, जहाँ पर उसने फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज में जो भी उसने डेटा अक्वायर किया है, कलेक्ट किया है, फाइनली वो सारे टारगेट को पूरा करने की कोशिश की जाती है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल जिसमें होता है। एंड डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी स्टेज जो है वो एक क्लाइंट के लिए स्ट्रेसफुल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टेज 2 इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, क्योंकि यहाँ पर हम जो क्लाइंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं सो दैट वो उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड वो आपको पास ऑन करे, ताकि आप वो प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझ सको और उसके बाद आप उसको एक सुइटेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंसलिंग में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लाइंट्स एबिलिटी टू मेक इंपॉर्टेंट लाइफ। क्लाइंट को अपने ज़िंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में काउंसलिंग की किस तरह से कंट्रीब्यूशन मिलती है, मतलब मदद मिलती है। हमारे ऑप्शन है कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी ज़िंदगी का जिसमें काउंसलिंग जो है कंट्रीब्यूट करता है क्लाइंट की एबिलिटी में, काउंसलिंग की एबिलिटी में। ऑप्शंस जो है हमारे ए डिसीजन मेकिंग में, बी अचीवमेंट में, सी एम्बिशन को पूरा करने में, एंड डी फॉर्मेलिटीज़, मतलब कोई भी जस्ट ऐसी नॉर्मल अपना काम जो है पूरा कर लो फॉर्मेलिटी लाइक के लिए, इसलिए काम करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डिसीजन, काउंसलिंग की मदद से क्लाइंट की जो डिसीजन लेने की एबिलिटी अपने ज़िंदगी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें हेल्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द काउंसलिंग सर्विस टू बी इफेक्टिव द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर शुड। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो काउंसलिंग सर्विस है वो इफेक्टिव हो तो एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या करने की ज़रूरत है। ऑप्शंस है ए चेक द फैसिलिटीज़ ऑफ द गाइडेंस ऑफिस, गाइडेंस ऑफिस की जो भी फैसिलिटीज़ अब प्रोवाइडेड की गई है उन सारे फैसिलिटीज़ को चेक करना। बी हायर अ कॉम्पिटेंट काउंसिलर, मतलब एक ट्रेन प्रोफेशनल को हायर करना। सी फेमिलराइज हिमसेल्फ विद द नेचर गोल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, खुद को फेमिलराइज करना जो भी गाइडेंस के प्रिंसिपल्स है उससे, गोल से और नेचर से। एंड डी पार्टिसिपेट इन ऑल गाइडेंस एक्टिविटीज़, जो भी गाइडेंस एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में होगी उन सारे गाइडेंस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। तो एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर आपको करना चाहिए ऑप्शन सी, मतलब गाइडेंस का जो प्रिंसिपल है, गोल्स है, नेचर, इन
सारे चीज़ों को आपको उसके साथ फेमिलराइज होने की ज़रूरत है, आपको खुद को उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ पाओगे डेफिनेटली आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ताकि वो भी उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ कमी है उसमें, तो आप उसको बेटर कर पाओ। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इफेक्टिव काउंसलर मस्ट बी, एक इफेक्टिव काउंसलर होने के लिए उसको क्या होना चाहिए? ऑप्शंस: ए, अ वेल एडजस्टेड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो खुद वेल एडजस्टेड हो। बी, सीनियर इन एज, जो सीनियर वाइज हो एज में, सीनियर सिटीजन भी आप कंसिडर कर सकते हो। सी, प्रोफेशनली ट्रेंड, मतलब ऐसा पर्सन जो प्रोफेशनली ट्रेंड हो। एंड डी, अ हैबिचुअल लर्नर, जो कंटिन्यूसली लर्निंग कर रहा है, जिसको हैबिट है लर्निंग करने की, कंटिन्यूसली वो लर्न कर सकता है, न्यू न्यू एक्सपीरियंस इसको वो लर्न कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेशनली ट्रेंड। एक इफेक्टिव काउंसिलर को प्रोफेशनली ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए अपने रोल में, सो तभी ही वो दूसरे लोगों की मदद कर पाएगा। तो सेशन के स्टार्ट में हमने किया था काउंसलिंग के कंसेप्ट, उसका टाइप्स, उसके प्रोसेस को डिस्कस, और उसी के बेसिस पे हमने 20 क्वेश्चंस को भी कवर किए। तो हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने गाइडेंस को कवर किया था, गाइडेंस को हर एस्पेक्ट में कवर करने की कोशिश की थी और उसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कवर किया था। तो इन दोनों सेशन को हम देखने के बाद में आप ये कंक्लूड कर पाओगे कि जो गाइडेंस है और काउंसलिंग है दोनों ही डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गाइडेंस और काउंसलिंग को दोनों को सेम समझ लेते हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स कवर करेंगे, जिससे अगर आपके माइंड में फिर भी कोई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन या डाउट रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा गाइडेंस का, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। गाइडेंस को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस कंसिडर किया जाता है, दैट मीन्स एक कंप्लीट और थॉरो प्रोसेस है। और साइमल्टेनियसली काउंसलिंग को क्या कौन सा प्रोसेस करते हैं हम? इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गाइडेंस, मतलब काउंसलिंग क्या है, गाइडेंस का बहुत ही इंटीग्रल और अहम हिस्सा है। मतलब जब आप गाइडेंस के बारे में बात करो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप काउंसलिंग को भूल जाओ, काउंसलिंग को इंक्लूड ही ना करो। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये डिफरेंस है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है गाइडेंस का, इन गाइडेंस द प्रॉब्लम्स आर लिसन केयरफुली एंड रेडीमेड सॉल्यूशंस आर प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट। गाइडेंस में क्या होता है, सबसे पहला तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको जो एक्सपर्ट है, ट्रेंड प्रोफेशनल है, गाइड करने वाला जो प्रोफेशनल है वो आपके प्रॉब्लम को अच्छे से सुनता है और फिर आपको अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपर्ट एडवाइस के बेस पे आपको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिसको आपको इसे फॉलो करना है। ठीक है, पर काउंसलिंग इससे थोड़ा सा अलग है। काउंसलिंग में इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। काउंसलिंग में क्या होता है, इन काउंसलिंग द प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन बिटवीन। काउंसलिंग में जो काउंसिलर और काउंसिलियर दोनों मिल बैठ के जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करते हैं, अच्छे से केयरफुली डिस्कस किया जाता है, समझने की कोशिश की जाती है और फिर उसके बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने ही बीच में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम गाइडेंस का। गाइडेंस इज एडजस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोसेस। एडजस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो सामने आपका क्लाइंट है आप उसको एक नॉर्मल कंडीशन में एडजस्ट करने की या फिर उसका जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसमें एडजस्ट करने के लिए केपेबल बना रहे हो, उसको गाइड कर रहे हो। वेर एज काउंसलिंग क्या कहता है, काउंसलिंग इज अ लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस। काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम जो काउंसिली है या फिर क्लाइंट है उसको हम ये कोशिश करते हैं कि वो सामने जो प्रॉब्लम है उससे कुछ सीखे, नया कुछ वो देखे, डेवलप करे, अपने नए अंदर की जो ताकत है, जो पावर है उसको वो देखे कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मैं क्या फेस कर सकता हूँ, मेरी क्या वीकनेस है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें वो सीखे। तो इस तरह से जो गाइडेंस है और काउंसलिंग है एक दूसरे से अलग है बिल्कुल ही। गाइडेंस का एक पार्ट है काउंसलिंग, इस चीज़ को याद रखना, दोनों सेम टर्म्स बिल्कुल भी नहीं है। गाइडेंस एक ओवरऑल कंसेप्ट है, वेर एज काउंसलिंग क्या है, गाइडेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना गाइडेंस क्या है, इनकम्प्लीट है। तो आई होप इस वीडियो के एंड पे आपको गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। काउंसलिंग का पूरा कंसेप्ट क्या है उसको आप थॉरली समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन को टैप करें सो दैट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाओ और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक्स जो है आपको देखने मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स।